This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जिनका ताल्लुक कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट से है, यानी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट जो अंदरूनी मामलात हैं उनको चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इन्हें कंपनी के बाय लॉज भी कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इनसे मुताल्लिक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब अगर एक तरतीब बनाएं कि कंपनी किस किस्म के रूल्स को फॉलो करती है, तो सबसे टॉप के ऊपर तो है कंपनीज एक्ट 2017। उसके बाद जो हायरार्की में जिस डॉक्यूमेंट का नाम आता है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम के बाद फिर जिसकी बारी आती है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। तो ये देखें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एंड फर्दर सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। अब जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनीज एक्ट की निस्बत स्ट्रिक्टर हो सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट की निस्बत स्ट्रिक्टर हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टर नहीं हो सकते। मतलब ये जो अल्फाज लिखे हो ना, बट नॉट वाइस वर्सा, इनका मतलब है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स हैं ये कंपनीज एक्ट में दिए गए रूल्स के निस्बत सॉफ्टर नहीं हो सकते, नरम नहीं हो सकते। कंपनीज एक्ट के उसूलों से ज्यादा सख्त अलबत्ता रूल्स आर्टिकल्स में लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, बेहतरीन आपको समझ आ जाएगी इस उसूल की। ये जो अभी बयान किया गया, इस एग्जाम्पल में ये कॉन्सेप्ट समझाया गया। अब देखिए, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि एक पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, उसके लिए डायरेक्टर्स की तादाद कम से कम 3 होनी चाहिए। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए याद रख लीजिएगा, कम से कम 3 डायरेक्टर्स। अब कंपनीज एक्ट की ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिख सकती है कि जी हमारी कंपनी में कम से कम 5 डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है। अब आप चेक करें कि कंपनीज एक्ट ने, मतलब लॉ ने रिक्वायर किया है मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए। लेकिन अगर ये कंपनी चाहे, यही पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ये चाहे कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कम से कम 5 डायरेक्टर्स होंगे, तो इसका मतलब है लॉ ने कम से कम 3 कहा है, तो इजाजत है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सके कंपनीज एक्ट के रूल्स की निस्बत। तो अगर इन्होंने ये तय कर लिया कि जी हमारी कंपनी में कम से कम 5 होंगे, है अलबत्ता सॉफ्टर नहीं हो सकते। मतलब क्या कि लॉ में तो लिखा हुआ है मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। अगर एक अन अपने आर्टिकल्स में ये लिखना चाहे कि हमारी कंपनी में तो कम से कम जो है वो 2 होना चाहे कि हाँ 2 हैं। ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, में ये बात नहीं लिखी जा सकती, ये मिनिमम 2 वाली, ये भी लॉ की वायलेशन हो जाएगी। क्योंकि हमने ये उसूल पढ़ा, आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट की निस्बत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो हो सकते
लेकिन सॉफ्ट नहीं हो सकते। कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस है। जी बता देंगे, बात समझ आ गई जी? आ गई? ओके, अब बताएं, क्लियर है? ओके। इसी तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो हैं वो शेयर होल्डर्स के राइट्स के बारे में लिखा जा सकता है, उनकी लाइबिलिटीज के बारे में यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे शेयर होल्डर्स के राइट्स के बारे में एक पॉइंट अभी थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे कि मतलब बाय द हम जाएंगे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किस किस्म के रूल्स लिखे हुए होते हैं। अगले पेज के ऊपर कुछ थिंग्स आ रही हैं कि अच्छा इन बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक लिस्ट आने वाली है जो अभी कि इससे पहले हम जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक खत्म कर चुके हैं अपने कल के लेसन तक, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि मेमोरेंडम का रजिस्टर्ड होना समझ लें कि मेमोरेंडम कंपनी रजिस्टर्ड होगी। मेमोरेंडम अगर रजिस्टर्ड हो गया तो इट मींस कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, यूं कहा जा सकता है। ठीक है, तो मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन तो अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की हिस्ट्री थी, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन पहले तो अभी उन्हीं अब दस्तखत किए थे करते हैं आर्टिकल सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का मतलब सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, तो यही लोग आर्टिकल्स को भी साइन करते हैं। ओके हो गया। और इन आर्टिकल्स में रेगुलेशंस लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं फॉर द कंपनी और कंपनी के इंटरनल अफेयर से मुतालिक। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को मेमोरेंडम के साथ ही रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, यानी मेमोरेंडम भी तो रजिस्टर्ड करवाना ही है ना कंपनी की रजिस्ट्रेशन के पर्पज के लिए। तो मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई की जाएगी तो उसी के साथ ही आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई की जाएगी। अब आप यहाँ पे दो अल्फाज देख रहे हैं, मे और शेल, क्या मतलब है यहाँ पे अब समझ आएगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के लिए। जी बता दें, ये पॉइंट समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आया जी? ओके, अडॉप्टिंग टेबल ए। तो पहले तो ये देखेंगे टेबल ए क्या चीज है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आके आप देख लें अपने नोटबुक में। इट इज अ मॉडल सेट ऑफ 90 आर्टिकल्स, यानी कंपनीज एक्ट में ही एंड पे जहां पे सेक्शन खत्म हो जाते हैं तो वहां पे शेड्यूल्स आते हैं और फिर शेड्यूल में ये टेबल ए है। फर्स्ट शेड्यूल में टेबल ए जो है ये क्या चीज है, तो ये सेंटेंस आप लिख लें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टेबल ए जो है दैट कंटेन्स अ मॉडल सेट ऑफ 90 आर्टिकल्स, इसमें 90 आर्टिकल्स हैं, मॉडल आर्टिकल्स। अच्छा, जब ये आपको क्लियर हो गया कि ये टेबल ए क्या चीज है, तो अब इस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। कहते हैं वो कंपनी की जिसके लिए अपने आर्टिकल्स रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल था, मतलब चाहे वो अपने
आर्टिकल्स खुद प्रिपेयर करके उसको रजिस्टर्ड करवा ले, चाहे वो रजिस्टर्ड ना करवाए। तो अगर एक लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी ने अपने आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं करवाए, कंपनी है टेबल ए में जो दिए गए आर्टिकल्स हैं, ठीक है जी, बताइए समझ आ गई? कंपनीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के टेबल ए में जो दिए गए रेगुलेशंस हैं, जो मॉडल आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्हीं को ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अडॉप्ट भी कर सकती है। जी जरा बताइए। ओके चलिए समझ आ गई। ओके आगे। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मतलब ये कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पॉइंट, अनलिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। तो इसके आर्टिकल्स में शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी जाएगी। अगर ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर ये हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो फिर इस कंपनी के आर्टिकल्स में अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिखी जाएगी with which the company proposes to be registered। अच्छा, और अगर ये अनलिमिटेड कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, तो फिर इस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे जाएंगे इस कंपनी के, इस कंपनी के मेंबर ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच द कंपनी प्रपोजेस की तादाद कितनी है टू बी रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्टर्ड नहीं, पहले हमने ये पढ़ा था, तो उसके लिए ऑप्शन खुद बना के रजिस्टर नहीं, फिर टेबल ए एप्लीकेबल हो जाएंगे, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो ये ठीक हो गया जी। नंबर 2 पॉइंट ये कहता है टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय अ कंपनी। जरा ध्यान से इसका मतलब समझिएगा। अगर कंपनी, अच्छा जी फिर सुन लें, ये पहला पॉइंट समझ आ गया, ये वाला पॉइंट समझ आ गया था, वॉइस लैग कर रही थी, पहले ये बताएं, ये क्लियर हो गया था पॉइंट? अच्छा मैं दोबारा बोल देता हूँ। कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ने अगर अपने खुद आर्टिकल्स बना के रजिस्टर्ड नहीं करवाए थे, तो इस सूरत में जो टेबल ए के अंदर गिवन रूल्स हैं, वो फिर इस कंपनी के ऊपर खुद ब खुद एप्लीकेबल होंगे। मतलब टेबल ए में जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ये कंपनी फिर उन रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर अमल करने की पाबंद है। आवाज क्लियर है? समझ आ गई? इज इट क्लियर नाउ? जी आवाज के बारे में चलें, ठीक है आगे चलें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक कंपनी में, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसने क्या किया कि कुछ आर्टिकल्स अपने बना लिए हैं,
फॉर एग्जाम्पल 90 में से 50 उन्होंने अपने बना लिए हैं, ठीक है, खुद रूल्स बना लिए हैं। टोटल कितने भला अभी आपने उन्होंने अपने बना, वो जो इस कंपनी के ऊपर जो टेबल ए में लिखे हुए हैं वो 40 रूल्स फिर इस कंपनी के ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग 50 हैं जो उन्होंने खुद अपने बनाए हैं, तो इधर से ये कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे। और तीसरा पॉइंट है कि अगर जनाब कंपनी ने सारे के सारे आर्टिकल्स खुद अपने बनाए हैं, सारे के सारे रूल्स खुद अपने बनाए हैं, तो इस सूरत में टेबल ए के जो रूल है फिर इस कंपनी एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं हो गया। पॉइंट जल्दी से बताइएगा जी, कहीं अब तो आवाज दोबारा नहीं चलेगी, वॉइस आ रही है? ओके क्लियर है, ओके चलें ठीक है, आगे चलें। क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स। जी बताइए, अब आवाज क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स। इसका मतलब है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे और विदाउट एनी एम्बिग्विटी, विदाउट एनी डाउट, जो भी वोटिंग राइट्स हैं शेयर होल्डर्स के या अदर राइट्स जो हैं अटैच टू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड द सिक्योरिटीज, तो इस किस्म के तमाम राइट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वाज़ेह तौर पे लिखे जाएंगे। तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर वोटिंग राइट की बात करें तो कौन से मेंबर्स को वोटिंग राइट हैं, या यूं कह लें कि कौन से मेंबर्स एंटाइटल्ड हैं कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए और यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए, तो उसका क्राइटेरिया वाज़ेह तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। फिर है जी एक पॉइंट पेनल्टी। अगर एक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी करती है, कॉन्ट्रावीन का मतलब वायलेशन करती है, तो कंपनी और इसका हर अफसर पेनल्टी के लिए फिर लायबल होगा, उस पर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आप ये देखें पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, ये टेबल ए। तो ये लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है टेबल ए की, ठीक हो गया। मतलब ये कि ये हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, और इन हेडिंग्स के तहत फिर आगे रूल्स लिखे हुए होंगे। मतलब कंपनी के बिजनेस से मुतालिक, शेयर से मुतालिक, ट्रांसफर ऑफ शेयर से मुतालिक, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फॉर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जनरल मीटिंग से मुतालिक और बोर्ड्स ऑफ मेंबर से मुतालिक, डायरेक्टर से मुतालिक, कंपनी की सेल मतलब मोहर से मुतालिक, ठीक है, अकाउंट्स, नोटिसेस, वाइंड अप, इनसे मुतालिक, इंडेमनिटी का मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस वगैरह। तो ये मैंने चंद एक बोले हैं। तो ये देखें, ये टॉपिक्स हैं, ये हेडिंग्स हैं। तो इनके फिर आगे नीचे पैराग्राफ की सूरत में रूल्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है जी। तो ये पूरी लिस्ट आपने याद करनी है। आई कैप के पास पेपर में एक दफा ये वो पूछ चुका है, इसमें से सवाल आ गया हुआ है आई कैप के पास पेपर में, तो इसलिए ये आपने लर्न करनी है लिस्ट। ठीक है, आगे चलें।
आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो एक तो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए और प्रिंटिंग भी ऐसी इस अंदाज में इन अ मैनर जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब ये नहीं कि ऐसे सिर्फ से कागज के ऊपर जनाब आर्टिकल्स, अरे बाबा ऐसा नहीं, मतलब प्रॉपर अंदाज के अंदर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, ठीक है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो सॉर्ट ऑफ बाइंडिंग बुकलेट फॉर्म के अंदर इस तरह, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेबल मैनर। अच्छा, इसके बाद डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होने चाहिए आर्टिकल्स, और फिर नंबर्ड कंसेक्टिवली, हर आर्टिकल का नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 इस तरह करके, और साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर, यानी जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, जिन लोगों ने मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत किए थे वही लोग इसके ऊपर भी साइन करें। और जिनका यहाँ पे फुल नेम होना चाहिए, ऑक्यूपेशन लिखा हुआ होना चाहिए, नेशनैलिटी लिखी होनी चाहिए, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, एंड सच अदर पर्टिकुलर जो कि कमीशन स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये बातें भी इन बंदों के बारे में यहाँ पे लिखें। और फिर ये जो दस्तखत हैं ये होने चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, कि जो विटनेस, जो गवाह इन सिग्नेचर को अटेस्ट करे, तस्दीक करे कि वाकई जी मेरी मौजूदगी में ये हुए हैं, और फिर वो अपने पर्टिकुलर में वहां पर मेंशन करे वो जो विटनेस है। और फिर इन आर्टिकल्स के ऊपर तारीख जो है वो मेंशन होनी चाहिए जिसको ये बनाए गए हैं, साइन वगैरह हुए हैं। आगे चले, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जिस तरह मेमोरेंडम के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, तो यहाँ भी वही रिक्वायरमेंट है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करनी है तो इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, ठीक हो गया। लेकिन ख्याल रहे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करते वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी कर बैठे हैं या मेमोरेंडम की किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी कर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस किस्म की ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए जिससे लॉ की वॉयलेशन हो रही हो या मेमोरेंडम की वॉयलेशन हो रही हो। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को ऑल्टर किया गया है, तो इस किस्म की जो ऑल्ट्रेशन है ये उतनी ही वैलिड है। मतलब ऑल्ट्रेशन करके जो कोई रूल बदला गया है या नया रूल ऐड हुआ है तो ये ऑल्ट्रेशन बिल्कुल वैलिड तस्वुर की जाएगी और कंसिडर यही किया जाएगा कि ये जो पॉइंट है जो ऑल्टर किया गया है गोया कि ये ओरिजिनली ही आर्टिकल्स में शामिल था। ये वजाहत इसलिए करनी पड़ रही है कि किसी के जहन में ये गलत फहमी आ सकती है कि हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो ऑल्ट्रेशन करके जो रूल ऐड किया गया है तो किसी के जहन में ये गलत फहमी आ सकती है कि शायद इसकी अहमियत कम हो या ये कम वैल्यू रखता हो, तो हरगिज नहीं। वो कहते हैं ऑल्ट्रेशन के नतीजे में भी जो भी रूल आया है तो वो भी बिल्कुल उतना ही वैलिड तस्वुर किया जाएगा जितना के ओरिजिनली आर्टिकल्स के अंदर जो रूल्स थे जितने वो वैलिड है, तो ये भी उतना ही वैलिड है। और फिर अगर इसके अंदर भी ऑल्ट्रेशन करनी है, ठीक है, तो वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसमें भी ऑल्ट्रेशन की जा सकती है। यानी ऑल्ट्रेशन के नतीजे में जो रूल लेके आए हैं अगर वंस अगेन फिर कभी इसको भी बदलना है तो इसको भी बदला जा सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। ये वजाहत इसलिए करनी पड़ी कि हो सकता है किसी के ज़हन में ये मिसकंसेप्शन हो कि एक मर्तबा अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स के किसी रूल को बदला गया है तो हो सकता है इसको दोबारा ना बदला जा सकता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस रूल को फिर कभी ऑल्टर करना है तो वंस अगेन आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें तो उसको भी ऑल्टर किया जा सकता है।
जी समझ गए? ठीक है जी। इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्ट्रेशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कह रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्ट्रेशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्ट्रेशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्ट्रेशन। देखिए, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो ऑल्ट्रेशन की जा रही है, इसकी वजह से अगर मेंबर्स या किसी क्लास ऑफ मेंबर्स के राइट्स, सब्सटेंटिव राइट्स या लायबिलिटीज अगर अफेक्ट हो रही हो, सब्सटेंटिव मतलब अहम किस्म की, जुमला दोबारा सुन लें, अगर इस ऑल्ट्रेशन के नतीजे में कंपनी के मेंबर्स या इवन किसी एक क्लास ऑफ शेयर्स के जो मेंबर्स हैं, उनके सब्सटेंटिव किस्म के राइट्स या लायबिलिटीज अगर अफेक्ट हुई हो, तो कानून कहता है कि फिर ये जो ऑल्ट्रेशन है, ये उस वक्त तक कैरी आउट नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये मौसर नहीं होगी कि जब तक वो जो अफेक्टेड क्लास है, वो जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं, जब तक उनकी भी 3/4 कम से कम 3/4 मेजोरिटी जब तक इस ऑल्ट्रेशन के बारे में वोट नहीं दे देती। ठीक है, चाहे वो मेंबर्स खुद पर्सनली वोट करें या प्रॉक्सी के थ्रू वोट करें, यानी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब ये प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जाके आगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन वर्ड मीनिंग मैंने बता दिया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेंबर मीटिंग में खुद किसी मजबूरी के बायस शिरकत नहीं कर सकता, तो वो अपना नुमाइंदा भेज देता है, उस नुमाइंदे को कहते हैं प्रॉक्सी। अब इससे ज्यादा तफसील प्रॉक्सी के बारे में चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। खैर, दोबारा वापस आते हैं। मैंने क्या कहा कि वो जो ऑल्ट्रेशन की गई थी, वो ऑल्ट्रेशन उस वक्त तक कैरी आउट नहीं की जाएगी, उस वक्त तक वो ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी जब तक के वो जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं या अफेक्टेड क्लास ऑफ मेंबर्स हैं, जब तक उनकी भी कम से कम 3/4 मेजोरिटी उस ऑल्ट्रेशन के बारे में वोट नहीं दे देती, जब तक कि वो भी हिमायत नहीं करते थे। अब चाहे वो वोट आके कास्ट करें पर्सनली जनरल मीटिंग में, चाहे अपने प्रॉक्सी के थ्रू वो वोट कास्ट करें। तो इस कदर हुकूक का ख्याल रखा गया है, इस कदर ख्याल रखा गया है मेंबर्स लोगों का, कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना होने पाए। जी बताएं, ये पॉइंट समझ आ गया जी? ये वाला पॉइंट समझ आ गया सब लोगों को? बाकी लोग भी बता दें। ओके, आगे चले। फाइलिंग टू रजिस्ट्रार। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन की गई है, तो ऑल्टर्ड जो आर्टिकल्स हैं इनकी कॉपी, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी, ये डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन से ऑनवर्ड्स 30 डेज के अंदर अंदर ये कॉपी कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी। ओके जी। और फिर रजिस्ट्रार साहब इन आर्टिकल्स को अपने पास रजिस्टर कर लेंगे। तो ये है जी आपका टॉपिक, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो जरा बता दें यहां तक समझ आ गया जी?
जी इलेक्ट्रिसिटी इशू था इसलिए लेट आए हैं। चलें जी आप ये दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा आज का टॉपिक था। जैसे कि कल तक के लेक्चर में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खत्म कर चुके हैं, तो आज हम ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जिनका ताल्लुक कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट से है। ठीक है जी अली अमीन, कंपनी के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है, उससे मुतालिक जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इब्तिदा में कहा था, और इसके बाद फिर कुछ और हमने डिस्कशन की, तो ये फिर आप जरा फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, ओके। जहां से आपने ज्वाइन कर लिया था वहां तक की वो तो आपने मतलब सुन लिया ना आज के लेक्चर, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो चुका था, एक तो इंट्रो मैंने आपको बता दिया, उससे आगे फिर आप जरा वो सुन लीजिए। ठीक है जी, कोई सवाल आज के टॉपिक में से? चले ओके, फिर आज के लिए इतना ही लेसन है, इसको याद कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप में कीजिएगा। ठीक है, गॉट इट। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।